हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 6 देखेंगे। चैप्टर 6 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर दोनों पर ही वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स से तैयारी कर लीजिए और बाकी जो चैप्टर अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। और ये थर्ड मैराथन क्लास है। इसके पहले भी 2 मैराथन क्लास आ चुका है जिसमें हमने आपको ड्राइंग बनाना और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं ये सब कुछ बता दिया है। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दिए चैप्टर 6 जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 6 से 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन थ्योरी के तौर पर आते हैं। तो जो लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं तैयार किए हैं उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का नेम है कि एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। मतलब कि जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड लाइन होता है उसका एस्टिमेशन किस प्रकार से करते हैं और उसके एस्टिमेशन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो इस प्रकार से दे देगा कि जो ओवरहेड लाइन में जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। हमने आपको पिछले ईयर का पेपर भी दिखाया है, उसमें देख लेंगे आप लोग। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन, कि ओवरहेड लाइन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ओवरहेड लाइन होता है वो क्या करता है। जैसे ओवरहेड लाइन है ये क्या करता है, विद्युत लाइन को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए हम, और जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन होता है उसको लंबी दूरी तक अगर ले जाना हो या फिर ट्रांसमिट करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए हम ओवरहेड लाइन का यूज़ करते हैं। और ओवरहेड लाइन जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो ओवरहेड लाइन होता है आपका उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। और वो जो कंपोनेंट जैसे हो गया लाइन सपोर्ट, आपके क्रॉस आर्म हो गया, क्लैंप हो गया, कंडक्टर हो गया, तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आपने ये समझ लिया कि ओवरहेड लाइन होता क्या है। बेसिकली ओवरहेड लाइन जो होता है इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर हमको ओवरहेड लाइन के बारे में लिखने के लिए आता है तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वह लाइन जो ज़मीन की सतह से एक निश्चित ऊंचाई से होकर गुजरती है उसी को बोलते हैं हम ओवरहेड लाइन। मतलब कि जो आप ओवरहेड लाइन देखते होंगे वो इलेक्ट्रिक पोल के मतलब कि इलेक्ट्रिक पोल के सपोर्ट पर रहता है और ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर होता है। और ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर इसलिए होता है सुरक्षा की दृष्टि से। और देखिए वह कला जिसके द्वारा ओवरहेड लाइन से संबंधी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसमें लगने वाली विभिन्न सामग्री तथा उनके अनुमानित मूल्य की जानकारी प्राप्त होती है, ओवरहेड लाइन का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहा जाता है। तो ओवरहेड लाइन का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा और उस मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा उसकी जानकारी प्राप्त करना ही ओवरहेड लाइन का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहलाता है। अब देखिए जो ओवरहेड लाइन होता है उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में एग्ज़ाम में आएगा। एग्ज़ाम में पूछ लेगा जैसे एग्जाम में दे देगा एक क्वेश्चन कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए या निम्न के बारे में लिखिए, और 3-4 ऑप्शन दे देगा, लाइन सपोर्ट दे देगा, क्रॉस आर्म दे, क्लैंप एंड ब्रैकेट और लाइन इंसुलेटर। तो इनके बारे में आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में बताएंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो देखिए जो मेन कंपोनेंट होते हैं हमने बताया आपको, जो आपका ओवरहेड लाइन होता है उसके मेन कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए जैसे कि पहला होता है इसमें लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे आप मान के चलिए जो लकड़ी का खंभा देखते हैं उसको भी लाइन सपोर्ट आप बोल सकते हैं। लाइन सपोर्ट कई प्रकार के होते हैं, अभी आपको डिटेल में हम बताएंगे। और जो दूसरा है आपका वो है क्रॉस आर्म, क्लैंप एंड ब्रैकेट, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थ वायर, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, और इसमें देखिए जंपर और प्रोटेक्टिव वायर। तो इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जो ओवरहेड लाइन में यूज़ किए जाते हैं और इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट व डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसा देखिए इसमें एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो जितने भी यहाँ पर हैं 10 से 12 कंपोनेंट सिलेबस में दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इन्हीं के बारे में आपको पूरी डिटेल समझना है, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइन सपोर्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइन सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, 1 बाय 1 करके सभी को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए लाइन सपोर्ट जो होता है,
लाइन सपोर्ट जो होता है उसका नाम से ही पता चल रहा है, लाइन सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है किसको, जो हम इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंडक्टर ले जाते हैं, उन कंडक्टर को लाइन सपोर्ट क्या करता है, सहारा यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है। और ये क्या करता है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनको ज़मीन से ऊपर एक सुटेबल लेवल पर रखता है। मतलब कि देखिए, जो आप लाइन सपोर्ट, जैसे लाइन सपोर्ट के अगर आप समझना चाहें तो लाइन सपोर्ट मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल देखते हैं, आरसीसी पोल देखते हैं, लकड़ी का पोल देखते हैं, उन्हीं को बोला जाता है लाइन सपोर्ट। ये क्या करता है, जो आपके कंडक्टर होते हैं, जो मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको एक उचित ऊंचाई पर रखता है। और लाइन सपोर्ट जो होता है उसकी पूरी लंबाई का 1/6 भाग जो होता है वो ज़मीन के अंदर रखा जाता है, ताकि लाइन सपोर्ट क्या है, नीचे न गिरे। मतलब कि उसको स्थिर बनाने के लिए हम उसका 1/6वां भाग जो है उसको ज़मीन के अंदर रखते हैं। या ऐसे आप समझ लीजिए, ये लाइन सपोर्ट अगर इतना बड़ा, इसका ये इतना पार्ट क्या होगा, वो ज़मीन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि ओवरहेड लाइन या जो कंडक्टर होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन सपोर्ट। और जो लाइन सपोर्ट होते हैं ये कई मटेरियल के बने हो सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का भी आपने देखा होगा, कंक्रीट मतलब कि जो कंक्रीट का भी बना होता है, स्टील का भी, एल्युमिनियम का भी बना होता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे अगर रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो कुछ अलग प्रकार का होता है, जो घरों पर जो सड़क के किनारे लगता है रोड पर, वहाँ पर जो सीमेंट का कंक्रीट पोल होता है। और कहीं जगह पर आप स्टील का देखे होंगे, कई गाँव में लकड़ी का भी पोल देखे होंगे। तो जो लाइन सपोर्ट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली उनको क्लासीफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। तो जो लाइन सपोर्ट होते हैं वो 2 भागों में इनको बांटा गया है। देखिए, पहला है आपका इलेक्ट्रिक पोल और दूसरा है इलेक्ट्रिक टावर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोल है और इलेक्ट्रिक टावर, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, जो पोल होता है उसको हम 33 kV और इससे कम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। अपने मन में आप लोग बैठा लीजिए, अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिक टावर के बारे में आता है तब भी आपको लिखना है। ठीक है, तो जो अगर इलेक्ट्रिक पोल की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो 33 kV और इससे कम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोल का यूज़ करते हैं। जबकि जो आपका इलेक्ट्रिक टावर होता है वो 132 kV या इससे ऊपर के वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल होता क्या है। ठीक है, देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ये पोल जो होते हैं स्मॉल वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि कम वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब 115 kV से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ये क्या होते हैं, लकड़ी के या कंक्रीट या स्टील के बने होते हैं। और इन पोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो आप ये मन में बैठा लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका वुड पोल, दूसरा होता है कंक्रीट पोल और तीसरा होता है आपका स्टील पोल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वुड पोल क्या होता है। देखिए, जो वुड पोल होता है, आप लोगों को बताओ कि लकड़ी का पोल, तो वुड पोल के लिए कोई विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है लकड़ी के पोल के लिए। ठीक है, ये पोल क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और पहले के समय में 400 वोल्ट और 230 वोल्ट तथा 11 kV HT लाइन के लिए लकड़ी के खंभे का इस्तेमाल होता था। और यदि लकड़ी के खंभे का अगर मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट करते हैं तो लकड़ी का खंभा लंबे समय तक चलता है। लेकिन इस समय क्या है, वन समाप्ति की ओर है, इसलिए वनों को बचाने के लिए लकड़ी के खंभों का उपयोग बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लकड़ी के खंभे का मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट का मतलब है कि लकड़ी में दीमक या फिर किसी प्रकार का, मतलब लकड़ी खराब ना हो, उसको मतलब उससे मेंटेनेंस किया जाए तो लकड़ी का खंभा भी काफ़ी समय तक चलता है। अब नेक्स्ट है आपका कंक्रीट पोल। ठीक है, तो कंक्रीट पोल जो होता है, आप समझ रहे होंगे, कंक्रीट पोल मतलब सीमेंट की सहायता से उसको बनाया जाता है। और कंक्रीट पोल भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपने सुना होगा आरसीसी पोल। आरसीसी पोल का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए, आरसीसी पोल क्या होता है, जो आपका आरसीसी पोल होता है उसका पूरा नाम होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और सीमेंट पोल जो होता है, सबसे ज़्यादा सीमेंट पोल का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे विलेज हो या सिटीज़, हर जगह का जो आपका आरसीसी पोल होता है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका क्या होता है, इसका टेंशन लोडिंग, मतलब इस पर कंडक्टर का जो लोड हो कितना भी ज़्यादा दे दें वो सहन कर सकता है। क्योंकि इस पोल में क्या होता है, कंक्रीट के बीच स्टील के रॉड भी लगाए जाते हैं। और जो कंक्रीट आरसीसी पोल होता है, इसकी मतलब कि जो जीवन काल इसका होता है, आयु जो होती है वो लगभग 100 साल तक होता है। अब नेक्स्ट है आपका पीसीसी पोल। ठीक है, देखिए पीसीसी पोल क्या होता है।
पीसीसी पोल का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब कि इसमें जैसे आरसीसी पोल हमने आपको बताया, तो आरसीसी में क्या था, जो सीमेंट होता है उसके बीच में एक स्टील की रॉड भी डाली जाती है। लेकिन जो पीसीसी पोल होता है ये प्लेन सीमेंट होता है, मतलब कि इसमें कोई स्टील की मात्रा नहीं होती है। अतः इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब कि तन्यता की जो क्षमता होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है इसका, वो क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और बालू रहता है। और वर्तमान में इस समय मतलब कि प्रेजेंट टाइम में 11 केवी और 400-230 वोल्ट सिस्टम में बहुत अधिक मात्रा में पीसीसी पोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी हम 33 केवी स्टील लाइन में भी पीसीसी पोल का उपयोग करते हैं। और जो आपका पीसीसी पोल होता है, ये पोल क्या होता है, वुडन पोल से महंगा होता है। और पीसीसी पोल का जो जीवन काल होता है वो लंबा होता है और मेंटेनेंस की लागत भी कम होती है। और पीसीसी पोल हमने आपको बताया, इसका स्ट्रेंथ जो होता है लकड़ी के खंभे की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन स्टील के खंभे की तुलना में बहुत कम होता है। इस पोल की एक ही कमी होती है, चूँकि इसमें कोई स्टील का रॉड नहीं यूज़ किया जाता है, तो इसका टूटने का खतरा रहता है। और जो कंक्रीट का इलेक्ट्रिक पोल होता है वो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कंक्रीट में क्या करते हैं, लोहे की छड़ का यूज़ करते हैं। और अगर बात करें पीसीसी पोल जो होता है उसके अर्थिंग के लिए, तो अर्थिंग के लिए हम कंक्रीटिंग के दौरान क्या करते हैं, पोल के अंदर 25 mm × 3 mm आकार की एक तांबे की पट्टी लगाते हैं। और जो आपका आरसीसी और पीसीसी पोल होता है वो आप लोगों ने गांव में देखा होगा एलटी लाइन के लिए। तो जो आरसीसी और पीसीसी पोल होता है गाँवों में एलटी लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें है आपका स्टील पोल। तो स्टील पोल जो है वो, इस स्टील पोल जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। इसको हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला हो गया रेलवे पोल और ट्यूबुलर पोल और सॉलिड पोल। तो स्टील पोल 3 टाइप के होते हैं, रेलवे पोल, ट्यूबुलर पोल और सॉलिड पोल। तो देखिए रेलवे पोल क्या होता है, तो देखिए जो रेलवे पोल होता है वो क्या होता है, रेलवे पोल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, रेल लाइन। तो अगर आप कभी रेल लाइन पर देखे होंगे तो वहाँ पर जो पोल होता है उसको रेलवे पोल ही बोला जाता है। इसके द्वारा जो होता है रेल इंजन को इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। आप इसे चित्र में देख पा रहे होंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक पोल भी कहते हैं। और देखिए इसमें आपका नेक्स्ट होता है स्टील ट्यूबुलर इलेक्ट्रिक पोल। तो देखिए जो स्टील ट्यूबुलर इलेक्ट्रिक पोल होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह ट्यूबुलर पोल जो होता है लोहे का मोटा सा पाइप नुमा होता है। लेकिन इसकी मोटाई जो होती है हर जगह समान नहीं होती है। इसकी मोटाई नीचे सबसे ज़्यादा और ऊपर जो होती है सबसे कम होती है। और लकड़ी के खंभे जो होते हैं और कंक्रीट के खंभे की तुलना में स्टील ट्यूबुलर पोल जो होता है, स्टील ट्यूबुलर पोल की जो भार वहन क्षमता होती है, यानी कि कंडक्टर को जो सहन करने की, कंडक्टर की जो वेट होता है उसको सहन करने की क्षमता अधिक होती है। और यदि प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं तो यह पोल जो होता है बहुत अधिक समय तक चलते हैं। लेकिन इसका जो स्टील ट्यूबुलर पोल होता है इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस पोल का उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो अपने सड़क के किनारे लाइट लगी होती है वहाँ पर भी स्टील ट्यूबुलर पोल देखा होगा। और जो स्टील ट्यूबुलर पोल होता है इसका उपयोग हम 11 केवी की लाइन तथा 33 केवी की लाइन के लिए करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने नोट किया है कि यह पोल जो होता है रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें है आपका इलेक्ट्रिक टावर। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक टावर का मतलब क्या होता है कि हाई टेंशन की लाइन की ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक टावर का यूज़ करते हैं। तो देखिए जब हम एचटी यानी कि हाई टेंशन वोल्टेज के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें इसके लिए पोल नहीं टावर की ज़रूरत पड़ती है। और इस टावर को इस्पात के बने एंगल से बनाया जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे एक टावर की मदद से एक कंडक्टर को दूर ले जाते हैं, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर को सप्लाई देना होता है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पर ले जाते हैं। तो जो टावर होता है आप देख सकते हैं, टावर जो होता है इसका उपयोग हम 132 केवी या इससे ऊपर के वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। और आप लोगों ने एक बार ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो टावर लगे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये टावर जो होते हैं 230 केवी से अधिक ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो इस टाइप के जो टावर होते हैं वो एल्युमिनियम या स्टील के बने होते हैं, जिससे हैवी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं उसको मजबूती मिल सके। और इनको भी कई भाग में विभाजित किया गया है। देखिए पहला इसमें है आपका सेल्फ सपोर्टिंग टावर और दूसरा है स्टेट टावर। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो लाइन सपोर्ट होता है वो क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए लाइन सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं और वुडन पोल के भी कई टाइप होते हैं। तो आपको लेकिन केवल इतना काफ़ी है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि लाइन सपोर्ट जो होता है कितने टाइप के होते हैं, उसमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है।
अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए, इसको हम भेज भी देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से देख लीजिए। तो लाइन सपोर्ट हमने बता दिया कि क्या होता है। लाइन सपोर्ट जो होता है कंडक्टर को सपोर्ट प्रदान करता है और कंडक्टर को उचित ऊंचाई पर रखता है। तो हमने बताया लाइन सपोर्ट दो प्रकार का होता है, पहला होता है पोल और दूसरा होता है टावर। अब पोल हमने बताया तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है वुडन पोल, स्टील पोल और सीसीपी यानी कि सीमेंट कंक्रीट पोल। और जो टावर होता है वो हमने आपको बताया एनवीएलटी, बीबीएलटी, मतलब कि नैरो बेस्ड इलेक्ट्रिक टावर एक होता है, एक होता है ब्रॉड बेस्ड इलेक्ट्रिक टावर। अब यहीं से आप लोग देखते चलिए कि कितने टाइप्स हैं जो आपका लाइन सपोर्ट होता है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो जो पोल हमने बता दी। अब देखिए वुडन पोल, वुडन पोल दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल वुडन पोल होता है, एक डबल वुडन पोल होता है। और जो स्टील पोल होता है उसके भी कई टाइप होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं सीसीपी यानी कि सीमेंट कंक्रीट पोल कितने टाइप के होते हैं। सीमेंट कंक्रीट पोल हमने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीसीसी, एक होता है आरसीसी। पीसीसी का आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकते हैं, इसको प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकते हैं। और जो आरसीसी होता है उसको बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और जो इसकी वोल्टेज जो 11 केवी वोल्टेज के लिए हम पीसीसी का यूज़ करते हैं 11 केवी के लिए, और इसका जो स्पैन होता है वो 100 मीटर होता है और लेंथ जो होता है वो 8 से 11 मीटर होता है। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया जो डबल वुडन पोल होता है, सिंगल वुडन पोल बताया था और डबल वुडन पोल। जो डबल वुडन पोल होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है ए टाइप पोल और एक होता है एच टाइप पोल। और जो हमने आपको यहाँ पर बताया बीच में ये जो आपका स्टील पोल होता है, देखिए स्टील पोल भी तीन टाइप के होते हैं। हमने आपको बताया ट्यूबुलर टाइप होता है, एक सॉलिड पोल टाइप होता है, एक इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर पोल होता है। अब इसमें भी देखिए ट्यूबुलर पोल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है एच टाइप, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको केवल समझ लेना है कि जो इंपॉर्टेंट है हमने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी इसी से आप लोग एग्जाम में लिख लेंगे। तो अपने जैसे बताया आपको वुडन इंपॉर्टेंट करके देखिए यहाँ पर नोट किया गया है। जो आपका वुडन पोल होता है उसकी लाइफ 25 से 35 ईयर होता है, और जो स्टील पोल होता है उसकी लाइफ 80 ईयर होता है, और सीमेंट कंक्रीट पोल की लाइफ 50 से 60 ईयर होती है। मतलब अगर आप जैसे ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं इसको आप एक बार समझ लेंगे तो अपने आप बना लेंगे, और ये इसको समझने के बाद लाइन सपोर्ट के बारे में आप सब कुछ जान लेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें जी आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है जो ओवरहेड लाइन में यूज़ किया जाता है वो है क्रॉस आर्म। तो देखिए क्रॉस आर्म क्या होता है। देखिए आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक टावर देखा होगा वहाँ पर हमने आप लोगों ने देखा होगा इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो जो ओवरहेड लाइन में हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो इंसुलेटर होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्रॉस आर्म। तो जो आपका ओवरहेड लाइन होता है उसमें इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिस एसेसरीज़ का यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं क्रॉस आर्म। और जो क्रॉस आर्म होता है ये लकड़ी का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है, इसे हम MS एंगल या MS चैनल के नाम से भी जानते हैं। और जो क्रॉस आर्म होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो स्ट्रेट क्रॉस आर्म होता है, और दूसरा जो होता है आपका वी शेप क्रॉस आर्म होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं स्ट्रेट क्रॉस आर्म और वी शेप क्रॉस आर्म। और देखिए जो आपका क्रॉस आर्म होता है उसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर से 2.65 मीटर होती है। और क्रॉस आर्म जो होता है क्रॉस आर्म की पोल के टॉप पॉइंट से उसकी डिस्टेंस जो होती है वो 1.2 मीटर होता है। अब इसमें देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो है क्लैंप ब्रैकेट। जो क्लैंप ब्रैकेट है वो क्या होता है, देखिए जो क्लैंप होता है उसका यूज़ हम क्रॉस आर्म और पोल पर जो इंसुलेटर लगे होते हैं या फिर अर्थ वायर या स्टे वायर जो डेंजर प्लेट होते हैं उनको स्थापित करने में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे क्लैंप नाम से आप समझ रहे हैं कि किसी को क्या करते हैं, किसी उपकरण या कह सकते हैं जैसे डेंजर प्लेट हो गया, स्टे वायर हो गया, अर्थ वायर हो गया, उनको स्थापित करने के लिए हमने आपको चैप्टर 7 में बताया था जब सर्विस कनेक्शन के बारे में बताया था, वहाँ पर क्लैंप का यूज़ करते हैं। तो वही क्लैंप है, इन सब चीज़ों को स्थापित करने के लिए हम क्लैंप का यूज़ करते हैं। जैसे हमने उसमें आपको सर्विस कनेक्शन वाले चैप्टर में बताया था जो D टाइप क्लैंप होता है, C टाइप, I क्लैंप, तो इन सब क्लैंप का यूज़ करते हैं। देखिए तो जो क्लैंप होता है जैसे F तथा E क्लैंप जो होता है, F और E टाइप का जो क्लैंप होता है वो हम पिन इंसुलेटर के लिए यूज़ करते हैं, और D, C या फिर I क्लैंप जो होता है वो हम साइकिल इंसुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लैंप कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो आगे के टॉपिक्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसका नोट्स भी हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोस नहीं आ पाता है, किसी कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं रेगुलर हम, तो आपको हम नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जब तक वीडियो बना रहे हैं वीडियो से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, बाकी नोट्स हम लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे।